अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज स्टैन मुनीफ और हमारा टॉपिक था सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एक जितने भी साइकिल्स दिए हुए हैं, अंदर बहुत सारे दिए हुए हैं, उन सारों को कम्युलेट करके मैंने एक पेज पे लिखा था कि एक फ्लो में कैसे चीज चलती है। ठीक है, माइक का अंदर अपने बंद कर लें। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक थोड़ा बहुत जो मैं पहले वाली इन्फॉर्मेशन वो मैं दे देता हूँ, उसके बाद जो बाकी होगी वो फिर हम इसको चलते हैं। तो पहले मैं आपको पिक्चर एक्सप्लेन करूंगा पूरा प्रोसीजर कैसे चलता है, फिर आपको बताऊंगा कि ये जो बाकी पिक्चर हैं ये कैसे रिलेट करती हैं। सेल प्रोलिफरेशन की डेफिनेशन आपको आती है। सेल साइकिल के अंदर हमें पता है मेनली दो फेज होते हैं, प्रो फेज और माइटोटिक फेज। प्रो फेज के अंदर सेल अपने आप को तैयार करता है फॉर डिवीजन, और माइटोटिक फेज के अंदर डिवीजन होती है। प्रो फेज के आगे चार जो है ना सेक्शन हैं, इसी के ऊपर मोस्टली बात होती है। G1 फेज है, G2 एस फेज है, उसके बाद G2 फेज आता है और देन एम फेज आता है, जिसको माइटोटिक फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रो फेज की पहली तीन फेजेस होती हैं। अच्छा, इसके बाद डिफरेंट डिवीजन इन अडल्ट्स। अब अडल्ट्स के अंदर अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉन्टिन्यूसली जो है वो डिवीजन होती रहती है। ठीक है, जैसे एम्ब्रियो सेल है, हेमेटोपोइटिक सेल्स हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवीजन होती जाएगी और उनकी वजह से जो है ना आगे नए सेल्स बनते रहेंगे। दूसरी तरफ आते हैं, सम सेल्स बिकम डिफरेंशिएटेड एंड डिवाइड लेस। कुछ सेल जो है कुछ सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और बाद में डिवाइड लेस, जैसे कार्डियक सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जो कि बहुत कम रेयर केसेस में ये डिफरेंश नए मतलब दो, एक से नए सेल दो साल बनते हैं, दो से आगे चार। इनके अंदर डिफरेंश जो है ना माइटोसिस जो है वो सेल डिवीजन जो है बेसिकली वो लेस लेवल पे होती है। और को बहुत और ज्यादातर जो सेल्स बॉडी के अंदर हैं वो कौन से हैं? स्किन के फाइब्रोब्लास्ट हैं, एसएमसीज हैं, वीईसीज हैं, वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हैं, सेल ऑफ इंटरनल ऑर्गन। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वो सेल्स हैं जो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा मौजूद क्यों है? क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा डिवीजन होती है, तभी ये सबसे ज्यादा मौजूद है। ठीक है, तो तीन टाइप हैं, कुछ कंटिन्यूस डिवीजन में होते हैं, कुछ जो है वो डिफरेंशिएट हो गए उसके बाद नहीं डिवाइड होते, बहुत कम डिवाइड होते हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो सेल्स हैं वो स्किन फाइब्रोब्लास्ट और ये सारे उसके लिखे हुए हैं। अब बेसिकली आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो हम स्टार्ट वहां से कहाँ से करेंगे? बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो एक्टिवेटर है वो है WAF1 एंड कीप वन। इसकी मैं प्रॉपर पिक्चर भी आपको शेयर कर दूंगा। WAF1 एंड कीप वन, ये बेसिकली जो इनहिबिटर। अच्छा, हमारे पास इसके अंदर बेसिकली चार चीजें हैं। पहले हमने पढ़ना है साइक्लिन्स, एक चीज CD4, ये नीचे मैंने दिखाई हुई थी, ये देखो। तो माइक का काइंडली बंद कर लें। हमारे पास जब इसके अंदर साइक्लिन्स आ जाते हैं, काइंडली माइक अपना ऑफ कर लीजिएगा। काइनेज कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसके अलावा साइक्लिन आ जाते हैं। ज्यादा हमने ये याद रखते हैं, काइनेज कॉम्प्लेक्स, साइक्लिन और CDK। साइक्लिन और CDK ये याद रखने वाली चीजें हैं। तो ये टेबल ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा कि G1 फेज के अंदर साइक्लिन D इस्तेमाल होता है और CDK 4 और 6 इस्तेमाल होते हैं। G1 और S के अंदर कॉमन, G1 और S के अंदर कॉमन से मुराद है कि इसके अंदर जो साइक्लिन ई और जो CDK 2 हैं, ये G1 के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं और आगे एस फेज के अंदर भी थोड़ा सा इनका रोल है। यानी कि ये जो साइक्लिन ई और CDK 2 हैं, ये G1 में भी और एस में भी, यानी कि एंड ऑफ G1 वो साइक्लिन ई और CDK 2 कंट्रोल करता है, और स्टार्ट ऑफ SCDK यानी कि एस फेज जो का जो स्टार्ट है वो साइक्लिन ई और CDK 2 इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एस फेज जो है वो साइक्लिन ए और CDK 2 के इस्तेमाल में मतलब अंडर कंट्रोल चला जाता है। और जो माइटोटिक फेज है उसको कंट्रोल करता है साइक्लिन बी और CDK 1। ये यीस्ट का इसको रटा मारना है, ऐसे इतना कोई डिफरेंट नहीं है। मेनली जो हमारा पूरा मैकेनिज्म है वो इनके ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो हमें याद हो गया कि G1 के अंदर साइक्लिन डी है, G1 के अंदर साइक्लिन ई भी आता है, मतलब मेनली डी है इसके लिए, एस फेज के लिए साइक्लिन ए है और एम के लिए साइक्लिन बी है। तो अब इस प्रोसेस को ऊपर लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बिल्कुल इनिशियल स्टेप है उसके अंदर क्या होता है कि ये जूम इन हो जाएगी, हो गई। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है साइक्लिन डी और CDK 4, जो कि हमने पहले वाले के अंदर देखे कि G1 फेज के अंदर रिक्वायर होते हैं। CD साइक्लिन डी और CDK 4 6, जिसके साथ एक फॉस्फेट बाइंड होता है। ये दोनों होते हैं अलग अलग। ठीक है, अब इनको स्टिमुलेट कौन करते हैं? इनको स्टिमुलेट करते हैं WAF1 एंड KIP 1। WAF1 और KIP 1 जो है साइक्लिन डी की और CDK 4 की स्टिमुलेशन करते हैं कि इनका एक कम्प्लेक्स बनते हैं। तो ये कम्प्लेक्स को स्टिमुलेट करने के लिए ये है, और इनहिबिट करता है P16। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज याद हो जाएगी। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है ये आगे क्या करता है? ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स और मौजूद होता है RB E2F और DP। ठीक है, इसका एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, RB E2F और DP। अब E2F क्या है? ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसको अलहदा करना है। जब तक ये अलग नहीं होगा आरबी से तब तक सेल डिवीजन आगे नहीं जाएगी। तो इसको अलग करने के लिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स था हमारा साइक्लिन डी और CDK 4 का, ये बेसिकली इसके ऊपर एक्ट करता है और इसमें से RB को अलग करवा देता है। और जो अच्छा,
आरबी को ये अलग करवा देता है, और बाकी जो पोर्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास कौन आ जाता है, E2F और डीपी, यानी कि E2F और डीपी का ये कॉम्प्लेक्स है, ये अलग हो जाता है। अच्छा, एक तो ये कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा मैंने कहा था कि इसी के अंदर जो G1 फेज होता है इसके अंदर साइक्लिन ई और CDK2 भी काम करते हैं। तो बेसिकली लेट GI फेज के लेट मतलब कि एंड ऑफ द GI फेज के अंदर इसके अंदर आते हैं, और इसको इसी जो कॉम्प्लेक्स है इसको तोड़ने के अंदर काम करते हैं, यानी कि आरबी को अलग करने में। बेसिकली होता क्या है कि इसके साथ लगा होता है फॉस्फेट, ये फॉस्फेट लगा हुआ है, तो ये फॉस्फेट आरबी को दे देते हैं, आरबी फॉस्फोराइलेट होकर अलग हो जाता है, और बाकी जो पोर्शन है वो E2F और डीपी जो है ये कॉम्प्लेक्स ये आगे चला जाता है टूट के। ठीक है, अब ये जो E2F और डीपी कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली G1 के अंदर जो सेल, G1 से आगे मतलब कि G1 के आगे जो सेल डिवीजन का एक प्रोसेस स्टार्ट होना है वो इनिशिएट करवाता है ये वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा सारा अभी तक का जो कॉम्प्लेक्स ये सारा हुआ है ये G1 है। अच्छा, इधर जो है वहां पे इनहिबिटर में लिखा होगा जो आपके है ना एक स्लाइड करके वो है, लेकिन जो आपके जो दिए हुए हैं फ्लो चार्ट दिए हुए हैं उसके अंदर ये एक्टिवेटर्स हैं। ठीक है, और ये इनहिबिट नहीं कर रहे, इनहिबिटर जो है वो P16 है। ठीक है, तो बाद में देख लेंगे, अगर स्लाइड के अंदर आ जाता है वैसे रटा मारना उसको देख लेंगे, मेनली ये इसका पोर्शन है। ठीक है, तो इसको मैं वो भी वो है इसके अंदर ही वहां भी लिखा भी हुआ है, लेकिन फ्लो चार्ट्स के मुताबिक ये बात यहीं पे आती है। आगे मैं दिखा भी देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, E2F आ गया, G1 फेज हमारा स्टार्ट हो गया। अब G1 फेज ने आगे जाना होता है S फेज के अंदर। तो इसके G1 और S के दरमियान एक चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट क्या है कि डैमेज डीएनए, अगर G1 फेज के दौरान डीएनए डैमेज हो गया है तो उसके लिए CKI है काइनेज इनहिबिटर, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, वो जो हमने आगे वो पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली साइकिल को स्टॉप करवा देगा, जिसको कहते हैं G1 अरेस्ट। G1 अरेस्ट से मुराद है कि G1 के ऊपर सेल आके डिवीजन उसकी रुक गई है। ठीक है, तो इसको कहते हैं G1 अरेस्ट। तो बेसिकली चेक पॉइंट क्या है, G1 के बाद चेक पॉइंट कौन सा है हमारा, डैमेज्ड डीएनए। ठीक है, अगर ये डिटेक्ट हो गया तो साइकिल स्टॉप हो जाएगा। अगर डैमेज नहीं हुआ हुआ था तो उस केस में क्या होगा कि एस फेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स और साइक्लोन ए, ठीक है, साइक्लिन ए और एस फेज प्रोमोटिंग फैक्टर साइकिल के अंदर आएंगे और एस फेज को इनिशिएट करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ जैसे हमने यहाँ पे देखा स्टार्ट में साइक्लिन डी ऐड हुआ था G1 के लिए, एस फेज के लिए साइक्लिन ए ऐड होगा। अब एस फेज का जो इनिशियल फेज है वो कंट्रोल होगा साइक्लिन ई और CDK2 से, जो कि इसके लास्ट फेज में G1 के लास्ट फेज में जो ऐड हुआ था साइक्लिन ई और CDK2, वो उस वही एस फेज का इनिशियल पॉइंट भी कंट्रोल करेगा। और जो मीडियम और बिल्कुल इनिशियल और जो मीडियम और लेटर पॉइंट्स हैं एस फेज के जो प्रोसेस के, वो साइक्लिन ए और CDK2 जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया, ये जो साइक्लिन ए यहाँ से आया था, CDK2 जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों मिलके ये काम करते हैं, और इनिशियली पीछे से साइक्लिन ई और CDK2 जो है वो यहीं पे ऐड हो गया था। ठीक है, उसके बाद ये साइक्लिन ई जो है ये अपना काम खत्म कर देता है, साइक्लिन ए CDK2 के साथ मिलके काम कर देता है। ठीक है, अब इसके आगे इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि अगर तो यहाँ पे जो चेक पॉइंट है वो है कि DNA डिडंट रेप्लिकेटेड, कि अगर DNA रेप्लिकेट नहीं हुआ तो दैट इज अ चेक पॉइंट। तो डीएनए बेसिकली है चेक पॉइंट। अब चेक यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन चेक पॉइंट है। पहले क्या था कि डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ एस फेज के बाद, क्योंकि एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन होनी होती है। अगर रेप्लिकेशन नहीं हुई तो CKI, यहाँ पे भी CK1 नहीं है, ये CKI है, को इनहिबिटर है, वो साइकिल को स्टॉप कर देगा और इसको कह देंगे एस फेज अरेस्ट। ठीक है, इसको हम एस फेज अरेस्ट कह देंगे कि यहाँ पे आके सेल जो है उसने अपना काम रोक दिया। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है, अगर ये DNA सही से रेप्लिकेट हुआ तो साइक्लिन बी सॉरी, वो ऐड हो जाएगा इसके साथ, और आगे इनिशिएट कर दिया जाएगा G2 फेज। ठीक है, अब G2 फेज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो इसको कंट्रोलर है वो कौन है, CDK1। पहले क्या था, CDK2, एस फेज तक CDK2 था, अब हो गया CDK1। और साइक्लिन जो है वो AB है। ठीक है, ए ऊपर से आ रहा था और बी यहाँ से ऐड हुआ, तो AB दोनों मिलके G2 फेज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, साइक्लोन A/B इसी तरह लिखना है, और साथ में इनके लगा होता है इधर से G2 फेज के अंदर ही ऐड होता है फॉस्फेट। तो ये चारों का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन है, एक तो CKS1, ये मुझे नहीं पता लगा वहां पे क्या है, वहां पे एज इट इज येलो कलर का लिखा हुआ है CKS1 कि ये ऐड होता है यहाँ पे। ठीक है, और इधर से फॉस्फेट ऐड होता है CDK1, डेफिनेटली हर एक में CDK एक एक CDK आ रहा है वो हमने लिख दिया। और साइक्लोन AB, ए ऊपर से आ रहा था, बी यहाँ से ऐड हो गया, साइक्लोन AB, जिस तरह यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ई ऊपर से आ रहा था और साइक्लोन ए ऐड हुआ था, तो कुछ ई ने कंट्रोल किया कुछ ए ने कंट्रोल किया। G2 फेज टोटल दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं, तो साइक्लिन A/B लिख दिया मैंने।
ओके, CK1 इज रेगुलेटरी प्रोटीन। ओके, तो ये CK1 जो है रेगुलेटरी प्रोटीन है वो ऐड हो जाएगी इसके साथ और इस प्रोसेस को रेगुलेट करेगी। अच्छा, अगर इसका फिर से चेक पॉइंट क्या है, डीएनए डैमेज। जैसे G1 का चेक पॉइंट क्या था, डीएनए डैमेज, इसी तरह G2 का भी कौन है, डीएनए डैमेज है। अब डीएनए डैमेज होगा तो CKI जो है वो G2 अरेस्ट कॉज करवा देगा, ठीक है। तो डीएनए डैमेज हुआ, G2 अरेस्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास माइटोटिक फेज आ मतलब G2 फेज अगर हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये सारा अभी तक का जो हमने किया है ये सारा क्या था, इंटरफेज था, ठीक है। अब हमारा आ जाना माइटोटिक फेज। इन केस अब क्या होता है कि एक स्टेप और था बीच में, कि अगर डीएनए डैमेज हो जाए किसी भी स्टेप पे, G1 पे, एस फेज या G2 फेज में किसी भी स्टेप पे अगर सेल अरेस्ट हो जाता है, मतलब साइकिल अरेस्ट हो जाता है, सेल आगे नहीं मूव कर सकता खुद, उसके बाद क्या होता है, वो सारी चीज डीएनए का डैमेज जो है वो आगे P53 एक कॉम्प्लेक्स है उसको स्टिमुलेट करेगा। P53 जो है वो आगे अपोप्टोसिस करवा देगा। तो मैंने बेसिकली निशान किस तरह लगाए हैं कि डीएनए डैमेज, यहाँ से G2 का अरेस्ट हो गया, एच फेज अरेस्ट हो गया और GI अरेस्ट, तीनों कंडीशन क्या करेंगी, P53 को स्टिमुलेट कर देंगी और P53 स्टिमुलेट आगे करवा देगा अपोप्टोसिस को, जिसकी वजह से वो जो इमेच्योर सा सेल बन गया वो खत्म हो जाएगा। सही है। आगे हमारा आ जाता है माइटोटिक फेज, इंटरफेज से निकले तो माइटोटिक फेज आ जाएगा। अब बेसिकली हमारे पास इंटरफेस से क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है साइक्लोन साइक्लिन बी। ये लास्ट टाइम का हमारा यही था ना, साइक्लिन ए बी था ना, तो यहाँ से साइक्लिन बी जो है वो हमें, ये सारा इंटरफेस था, तो साइक्लिन बी यहाँ से आगे हमारे किस में एंटर कर गया, माइटोटिक फेज के अंदर। अच्छा, ये हमारे पास साइक्लिन बी मिल गया, जनरेट साइक्लिन बी, इंटरफेस से हमें ऐड देन क्या मिल रहा है, साइक्लिन बी। तो माइटोटिक फेज जो है उसको कंट्रोल करेगा CDK1 और साइक्लिन बी। इसको कौन कंट्रोल कर रहा था, CDK1 और साइक्लोन ए बी। इस तरह मैंने ये बताया ना, क्या था, अगर मैं शुरू से करूं, तो डी और ई ने मिलकर काम किया, डी उधर ही रह गया, ई आगे आ गया, ठीक है। ई और ए ने मिलकर काम किया क्योंकि ए ऐड हुआ था, ए इधर ही रह गया, ए नीचे आ गया, ए और बी। अब यहाँ से क्योंकि नया कुछ नहीं ऐड हुआ तो बी खाली आगे चला गया, ए पीछे रह गया, ठीक है। अब बी जो है वो आगे माइटोटिक फेज के अंदर चला गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये माइटोटिक फेज है, CDK1 और साइक्लोन बी जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से अब माइटोसिस के अंदर फर्दर फेजेस होते हैं, उनमें हमारा पहला फेज है प्रोफेज, ठीक है। तो सिंपली ये प्रोफेज में एंटर करेगा और बगैर कोई जो प्रोफेज सेल की चेंजेस होनी है, इससे इनके रिलेटेड कोई ऐसा फंक्शन उसके अंदर नहीं मेंशन। उसके बाद मेटाफेज आती है। अब मेटाफेज वो स्टेज होती है जहाँ पे हमारे पास साइक्लिन बी और CDK, ये जो दोनों है इनका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसको हम कहते हैं, यहाँ मैंने लिखा था सॉरी, MFP, पेज एंड हो गया था इसलिए थोड़ा सा घुस गया बीच में। तो बेसिकली ये मेटाफेज वो पॉइंट है जहाँ पे साइक्लिन बी और CDK का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है इसके साथ एडिशनल स्टेप्स जा रहे हैं, ठीक है। एडिशनल स्टेप्स से क्या हो रहा है कि सेल अपनी डिवीजन कंटिन्यू कर रहे हैं, ये मेटाफेज से आगे एनाफेज बना, उससे लेट एनाफेज की स्टेज आ गई, यानी कि मेटाफेज, एनाफेज, लेट एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज आता है और दोबारा इंटरफेज आ जाता है, ठीक है। तो ये वो तो अलग स्टेप हो गए ना, वो सेल की अपनी डिवीजन चल रही है, उसके साथ इनिशियल एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप्स क्या हो रहे हैं कि ये जो मेटाफेज है ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे साइक्लिन बी और CDK का जो एक्टिविटी है वो हाईएस्ट होती है, यानी कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स मिलके हाईएस्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। क्या हो रहा था साइक्लिन बी के साथ, इस स्टेज में सेल अपनी डिवीजन कर रहा है, उसके साथ ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी होती है पॉली उबिक्यूटिनेशन, पॉली उबिकी उबिक्यूटिनेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि एक उबिक्यूटिन है, ये गौर से सुनना ना, उबिक्यूटिन है उसके साथ अटैच है E1, ठीक है। होता ये है कि इसको साथ ये आगे बढ़ता है, डेवलप होता है, E1 अलग हो जाता है, उबिक्विटिन अलग हो जाता है, उबिक्विटिन। अब ये जो उबिक्विटिन है ये बाइंड कर जाता है E2 के साथ, यानी कि पहले E1 के साथ बाइंड था, E1 अलग हो गया, E2 के साथ बाइंड हो गया, और ये E2 उस कम्प्लेक्स के साथ उबिक्विटिन को जो है वो अटैच करवा देता है, ठीक है। उसके बाद E2 अलग हो जाता है, तो इस तरह एक चेन की फॉर्म में उबिक्विटिन एक के बाद दूसरे जो है वो इस कम्प्लेक्स के साथ क्या होते हैं, लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अब क्या हो गया, उबिक्विटियस साइक्लोन बी और CDK का कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, MFP। अब इसके बाद जो है वो प्रोटियोसोम इस पूरी प्रोसेसिंग के अंदर आता है, और प्रोटियोसोम जब इसके ऊपर एक्ट करके इसको कर देता है डिग्रेड, साइक्लिन साइक्लिन को डिग्रेड कर देता है, यानी कि डिग्रेडेड साइक्लिन पेप्टाइड जो कि अलग हो जाते हैं इस प्रोसेस से, और जो सेल का साइकिल होता है वो अपना अपना चलता रहता है। अब क्योंकि लेट एनाफेज ये साथ साथ चल रहा है, लेट एनाफेज जब स्टेज आती है तब तक क्योंकि साइक्लिन डिग्रेड हो चुके हैं, तो साइक्लिन का लेवल हो गया कम, जब साइक्लिन का लेवल कम हो गया तो MFP कॉम्प्लेक्स का लेवल भी क्या हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक्टिविटी साइक्लिन बी की वजह से थी। अब ये जो लो MFP वाला है, यानी कि लो साइक्लिन बी CDK कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर जो साइक्लिन बी कम था, वो वापस चला जाएगा इंटरफेज में, और वहां से दोबारा से साइक्लिन बी को पकड़ के पूरे प्रोसेस को दोबारा चलाएगा। ये वो
पूरे लेक्चर के अंदर जितने है ना हमारे फ्लो चार्ट्स, ये उन सारों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब मैं उनके ऊपर बात कर लेता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया, इसके ये वाले सारे आपको समझ आ जाएंगे जब आप पूरा प्रोसेस देखोगे। उसके अलावा इनहिबिटर्स हैं, ये इनहिबिटर्स के नाम लिखे हुए हैं। P21 वाफ वन, सिप वन, P27 किप वन। ये वही जो इनहिबिशन कही जा रही है। तो देखते हैं उसका क्या सीन है, कैसे ये इनहिबिटर हैं। यहाँ पे वाफ वन और किप वन एक्टिवेटर वहाँ पे लिखा हुआ था बेसिकली। ये देख लेते हैं, अभी क्लियर कर लेते हैं इसको। ये मैंने देखा है। ये देखो ना, WF1 और KEAP1, ये उसको आगे क्या कर रहे हैं, इसके पीछे लिखा हुआ था ग्रोथ फैक्टर। इसके साथ इधर लाइन लगा के ना स्लाइड के अंदर लिखा हुआ ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर तो नहीं होगा, मतलब इनको जोड़ रहा है, वो जोड़ रहा है दोनों को, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और वो कॉम्प्लेक्स आगे काम करते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेटर ही होना चाहिए इनकी एक्यूमुलेशन का। हो सकता है वो वैसे मतलब इनकी कम्बिने अच्छा वो जो वेफ वन है वो लिखा हुआ है, हम डिस्कस कर सकते हैं इफ एनीवन वांट टू। साइक्लिन इनहिबिशन प्रोटीन है वेफ वन। अच्छा, इस सेंस में अगर हम इसको समझें कि ये बेसिकली इनहिबिशन इस सेंस में है कि उसको अकेला नहीं रहने देती। ठीक है, उसको मतलब साइक्लिन अब अलग है, हमारा साइक्लिन डी वो अलग पड़ा हुआ है, इंडिपेंडेंट है। काइनेज है वो इंडिपेंडेंट है, तो हम उधर कीप वन और वेफ वन, ठीक है, ये दोनों मिलकर उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये एक किस्म से उनकी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी को रोक रहे हैं। तो इस सेंस में हो सकता है मे बी इनहिबिशन की बात की जा रही हो कि जब कम्प्लेक्स बन गया तो मिलके काम करेंगे, अलग अलग जो उनकी जो इंडिपेंडेंट अपनी वर्किंग है उसको ये इनहिबिट कर देंगे। तो इस सेंस में हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे अब मैं आपको सारे प्रोसेस बता देता हूँ। देखो, ये वही प्रोसेस है जिसके अंदर साइक्लिन डी और साइक्लिन ई, यानी कि जो इनिशियल हुआ था जिसकी वजह से ये E2F बना था, और E2F ने आगे जो G1 ट्रांसक्रिप्शन है उसको स्टिमुलेट करवाया था। अच्छा, एक चीज रह गई है ऊपर वाले में, APC, सॉरी ये नीचे वाला पॉइंट रह गया था। तो बेसिकली इसी प्रोसेस के दौरान ही जो इनएक्टिवेटेड APC मौजूद होता है सेल के अंदर ड्यूरिंग द मेटाटिक फेज, वो जो हमारा MPF है, ये जो बना था यही MPF, ये इसको भी स्टिमुलेट करते हैं। एक तरफ तो वो कॉम्प्लेक्स को बना रहा है ना, कॉम्प्लेक्स की पॉलीओबिक्यूटिनेशन करवाता है। तो मतलब ये यही जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसकी जो एक तरफ तो इसकी पॉलीओबिक्यूटेशन हो रही है ना, और जो एडिशनल स्टेप ये करवाता है वो ये बेसिकली यहाँ पे जो इनएक्टिवेटेड APC मौजूद होता है वो MPF, ये MFP, सॉरी MF, ये अजीब ही लिखा है। MFP जो है वो इसकी स्टिमुलेशन करवा के इसको कन्वर्ट करवा देता है एक्टिवेटेड APC में। ठीक है, ये जो एक्टिवेटेड APC है ये बेसिकली पॉली ओबिक्यूनेशन को स्टिमुलेट करवाता है। तो बेसिकली क्या है कि इनएक्टिवेटेड APC हमारे पास मौजूद है। ये जो मेटाफेज स्टेज के ऊपर हमारा साइक्लिन बी मौजूद होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है साइक्लिन बी और CDK का मेटाफेज पे, जिसकी अभी ओबिक्यूनेशन नहीं हुई, यार ये बड़ा गंदा लफज है बोल रहा हूँ यार, जिसकी अभी ये नहीं हुई, यू जिसकी नहीं हुई, उसको वो यानी कि स्टिमुलेट करवाएगा, APC को कन्वर्ट करवा देगा एक्टिवेटेड APC में, और एक्टिवेटेड APC जो है आगे पॉलीब्यूटिनेशन करवा के इसके अंदर जो है वो इसके यू 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 ऐड करवा देगा। ठीक हो गया? क्या हुआ, कौन बोला है? अच्छा, अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। प्रोसेस आगे सारे जितने भी हैं, ताकि आपको साइकिल्स, क्योंकि आपने डाटा मारना है तो आपको याद रहेंगे। तो ये भी हो गया। अब इसके अंदर क्या है कि G1 है, ये देखो साइकिल G1 का साइक्लिन और G1 का CDK आपस में मिलेंगे, दोनों मिलके काम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद एस फेज प्रोमोटिंग फैक्टर आ गया, वो मैंने आपको एस फेज में बताया। एम फेज प्रोमोटिंग फैक्टर होगा जो माइटोटिक फेज से पहले लिखना है आपने। ठीक है, और उसके बाद एम फेज, ये एम फेज के बाद माइटोटिक फेज चल रहा है जिसके अंदर APC का मैंने अभी आपको रोल बताया, जो कि साइक्लिन्स को क्या करवा देता है, डिग्रेड करवाता है, APC करवाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स में आ जाओगे तो ये वाला स्टेप बच्चों को काफी सारों को समझ नहीं आ रहा। हम इसको प्रो फेज से ही G1 से लेके चलते हैं। ठीक है, G1 के अंदर बेसिकली क्या है कि साइक्लोन डी ऐड हुआ। ठीक है, अभी इसने साइक्लोन डी यहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है, साइक्लोन डी ने क्या करवाया, RB और E2F, जो मैंने ऊपर ऊपर बता के था, इसको अलग करवा दिया। RB अलग हो गया, फॉस्फोराइलेट हो गया, और E2F जो है वो अलग हो गया। E2F जो है वो सेल साइकिल को प्रमोट करता है। अब ये साइक्लोन डी, ये और CDK इसके अंदर सारे, इसके अंदर टाइप्स नहीं बताई हुई। ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, CDK 2 3 4 4 6, यहाँ पे 4 6 लिखा हुआ था। ठीक है, आगे जो है वो 2 लिखा हुआ था, उससे आगे भी 2 लिखा हुआ था, उससे आगे 1 लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे उसने CDK के टाइप्स के नाम नहीं बताया, डायरेक्ट हर CDK को उसने एक ही लफ्ज दे दिया, CDK। ठीक है, साइक्लोन्स के डिफरेंट नाम है।
अब G1 फेज के अंदर मैंने अभी बताया कि CDK कौन सा था, 4 और 6, और CD साइक्लोन डी, ये आपस में मिलकर काम करते हैं, जी फेज को इनिशिएट करवाते हैं। और CKI इनके ऊपर एक चेक है, ठीक है, जो एक इनहिबिटर है, वो चेक है, चेक से बना देगा, इसको रोक सकता है वो, ठीक है। वो इस बॉन्ड को टूटने नहीं देगा, या और इसको खत्म मतलब इन शॉर्ट इस स्टेप का इनहिबिटर है, वो भी सी के आई है, ठीक है। आगे साइक्लोन ए, वो इंसर्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि किस फेज में आता है, एस फेज में। ये आप जब आप पूरा टेबल याद करते हो तो आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। साइक्लोन ए एस स्टेप में आया, CDK और साइक्लोन ए का एक कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। वही वाली बात ऊपर वाली, यहाँ पे CDK कौन सा था, 2 था, ठीक है। उनका आपस में कम्प्लेक्स बना, एस फेज लेके चले। अच्छा, यहाँ पे WEE, ये उसका एक रिस्ट्रिक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं साइक्लोन बी, G2 फेज के अंदर साइक्लोन बी ने क्योंकि काम करना था, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया साइक्लोन AB और CDK का, और साथ में ऐड हो गई CKS1, जो कि अभी बताया उसने कि हीरा ने बताया था कि रेगुलेटरी प्रोटीन है, ठीक है। और टायरोसिन फॉस्फेट जो अपना फॉस्फेट यहाँ पर रिलीज कर देता है, जो कि इसके साथ अटैच हो जाता है, और इसके ऊपर भी चेक जो है वो CKI का लगा हुआ है, ठीक है। आगे जो है ये जैसे आगे जाता है तो CKS1, CDKA और साइक्लोन A/B, ये आगे इंटर करवा देते हैं इस प्रोसेस को APC में, जहाँ पे सिर्फ साइक्लोन बी जाता है, साइक्लिन बी जाता है, ठीक है। और इसी तरह ये वापस CDK खाली हो गया, ठीक है। मतलब जो भी CDK फैक्टर था, 1 2 3 जो भी था, उसके साथ फिर आगे साइक्लोन जो है वो आके लग जाएगा। तो यहाँ पे CDK को कॉमन करार दिया गया, CDK पूरे प्रोसेस में साथ साथ चल रहा है, साइक्लोन चेंज होते जा रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? मुझे जरा चैट बॉक्स में बता देना, ताकि क्योंकि ये वाला नहीं आ रहा था बच्चों को, ताकि मैं फिर आगे चलूँ। ओके, ये जो है हमारा ये बेसिकली जो मैंने बताया ना माइटोटिक फेज है, उसके अंदर क्या हो रहा था। तो ये सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन बी, ये प्रो इंटरफेज है ना, इंटरफेज वही सारा जो हमारा मैंने भी बताया, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, वो सारा हो रहा है। एट देन उसके हमें मिला साइक्लिन बी, ठीक है। ये साइक्लिन बी, साइक्लिन ए भी थे ना, तो यहाँ से साइक्लिन बी मिल गया, जो कि इसके अंदर माइटोटिक फेज के अंदर इंसर्ट हुआ। वो साइक्लिन बी आगे जो है MPF ही है, MFP में कह रहा था लास्ट टाइम, ऊपर वाले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बोलने में, ठीक है। MPF ये एक कॉम्प्लेक्स है किस किस का, साइक्लिन का और प्रोटीन काइनेज सब यूनिट का, ठीक है। काइनेज और साइक्लिन का एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो आगे जो है पॉलीउबिक्विटिनेशन होती है उसकी, आगे ये एक बन जाता है। पोलियोबिक्टिनेशन के अंदर उसके साथ क्या लग गए हैं, ये UBI, यानी कि उबिक्यूटिन एक पॉइंट होते हैं, प्रोटीन टाइप हैं, जो कि अटैच होंगी। क्यों अटैच हुई? क्योंकि जब ये मेटाफेज में था, ये अपना ये कॉम्प्लेक्स जब मेटाफेज स्टेज में था, तो इसने स्टिमुलेट करवाया था इनएक्टिवेट APC को, APC एक्टिवेटेड APC में। उस एक्टिवेटेड APC ने आगे पोलियोबिक्टिनेशन को प्रमोट किया, और इसका बनवा दिया पोलियोबिक्टिनोम, ठीक है, UBI। उसके ऊपर प्रोटियोसोम ने काम किया, और जो है वो डिग्रेडेड आपको जो साइक्लिन हैं, साइक्लिन पेप्टाइड हैं, वो मिल गए। और ये आगे जो चला गया खाली जो है वो लो सिस्टीन साइक्लिन बी, लो MFP में साइक्लिन बी कम हो गया, सिर्फ काइनेज रह गया, साइक्लिन नहीं रहा आपके पास, ठीक है। और एक्टिविटी कम हो जाएगी, और दोबारा से वो इंटरफेस से अपनी साइक्लिन बी को जो है वो हासिल करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा पार्ट, जिसके अंदर हमारे पास है कि ये मुझे वैसे ऐसा नहीं समझ आया था इसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन माइटोटिक साइक्लिन डिस्ट्रक्शन बॉक्स है। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो साइक्लिन B1 और B2, डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लिंग के लिए डिफरेंट जो है वो लिखे हुए हैं, सीक्वेंस होते हैं बेसिस के। तो आप इस आप ये कि आप इसको रट्टा कैसे मारते हो। अच्छा, होता है जो पोलियोबिक्टिनेशन और माइटोटिक साइक्लिन है, वो मैंने आपको करके बता दी कि E1 और उबिक्विटिन इकट्ठे जुड़े हुए थे, E1 अलग हो गया, E2 के साथ उबिक्विटिन ऐड हो गया, अब ये E2 अलग हो गया, और उबिक्विटिन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड होते जा रहे हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा वही है, यहाँ से ये जो निकला था, ठीक है। इसके अंदर सीक्वेंस होते हैं, डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं, साइक्लिन ए है तो उसके लिए सीक्वेंस डिफरेंट है, साइक्लिन B1 के लिए, B2 के लिए डिफरेंट सीक्वेंसेस है। आगे जो है एट द एंड वी गेट डिग्रेडेड साइक्लिन प्रोटीन्स, जो कि अलग हो गई थी, ये यहाँ पे आपका पेप्टाइड जो अलग हो गए थे, और बाकी जो है वो MPF जो है वो हमारा आगे एज इट इज मूव कर गया था। उसके बाद हमारे पास ये बेसिकली चेक पॉइंट्स के ऊपर बात की गई है कि चेक पॉइंट कहाँ कहाँ पे है, वो मैंने बता दिया कि G1 फेज के अंदर DNA डैमेज होगा तो प्रोसेस यहाँ रोक दिया जाएगा। जी एस फेज के बाद अनरेप्लिकेटेड DNA, G2 के बाद DNA डैमेज हो, तो ये तीनों चीजें जो है वो इनहिबिटर्स हैं। और अगर प्रूफ अगर एट द एंड ऑफ G2 फेज आपके पास हाई हाई MPF है,
ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स हाई लेवल का है, जो साइक्लिन बी है उसका लेवल ज्यादा है तो प्रोफेज की तरफ जाएगा, यानी कि माइटोटिक डिवीजन। और अगर ज्यादा नहीं है तो फिर वो वहीं पे सेल रुक जाएगा। ठीक है। अगर प्रोफेज के दौरान इम्प्रॉपर स्पिंडल बनते हैं, वो उसका कहते हैं माइटोटिक अरेस्ट। ये आई थिंक मैं पिक्चर के अंदर लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, कि अगर प्रोफेज यानी कि माइटोसिस के दौरान जो है वो एक प्रोफेज के अंदर अगर स्पिंडल फाइबर सही नहीं बनते तो उसकी वजह से उसे हम कहते हैं एम अरेस्ट, माइटोटिक अरेस्ट। ठीक है। अच्छा, वहां से ये आगे लो एनाफेज इनहिबिटर। अच्छा, आगे एनाफेज में आ जाता है। अगर वहां पे एनाफेज इनहिबिटर का लेवल लो होगा तो वो प्रोसेस एनाफेज की तरफ चला जाएगा, अगर हाई होगा तो वो स्टेल वहां रुक जाएगा। सही हो गया, लगे समझ? तो ये हमारा एक ओवरऑल चेक पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट। ये मैंने आपको बता दिया, दोबारा रिपीट किया हुआ है कि इसके अंदर ये ग्रोथ फैक्टर होते हैं WAF1 और KIP1। ये इसकी कम्बिनेशन करवाते हैं, उसके अंदर CA के ऐड होके इसकी कॉम्बिनेशन करवाता है, और कॉम्बिनेशन जो है वो आगे RbE2F के बॉन्ड को तोड़ के RbE2FDF, ये साथ DF भी लिखा है, DF का कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो DF E2F DP E2F कॉम्प्लेक्स जो है ये बेसिकली आगे, अच्छा ये अजीबोगरीब खुद ही मर्जी से लफज लिखे हैं, वहाँ पे F है, यहाँ पे आगे DP बन गया। खैर, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आगे ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ठीक है, ये है हमारा हसनैन, ओ। E1 और हाँ, E2 क्या है जो हमने ऊपर बात किया इन डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन बी में? क्या चीज़? E1 और E2 यहीं पे। पता है, अभी सर्च कर लेंगे इसको। मैंने इसका सर्च नहीं किया, मैं कि क्योंकि आना तो रट्टा है, ऐड दें ये है कि याद रहे। पर मैं इसको बाद में सर्च करके बता दूं, या कोई वैसे गूगल कर लेगा, मैं वॉइस नोट में हाँ बता ठीक है दूं। तो मेरा मेन टारगेट था कि समझ आ जाए कि ना, तो रटा ज़रा आसान लग जाता है। V1 है, E2 है, वो कह रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं, ये मैंने ओवरऑल प्रोसेस बता दिया आप लोगों को। इसके अंदर हमारे पास 4 फेजेज हैं। G1 M फेज, G2 S फेज हमने देख लिया। इसके अंदर ये था कि ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, DP का कॉम्प्लेक्स था, वहाँ DF लिखा हुआ है। ठीक है, DP का कॉम्प्लेक्स था ये। साइक्लिन डी ने इसको क्या करवाया, साइक्लिन डी और CD4 का कॉम्प्लेक्स आया, इसको अलग किया। RB और अलग हो गया, और E2F और DP का कॉम्प्लेक्स है, उसने G1 फेज को इनिशिएट करवा दिया, सेल जो है वो साइकिल में चल पड़ा। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स का इनहिबिटर कौन है, P16। ठीक है, ये सेल आगे चलता है, आगे हमारे पास एस फेज आ गया जिसके अंदर CDK2 साइक्लिन ए ने काम किया। G2 फेज आया जिसके अंदर साइक्लिन बी और CDK2 ने काम किया। और देन एम फेज आता है। अगर DNA डैमेज हो जाता है, जो कि डिफरेंट फेजेस में हो रहा था, G2 फेज में भी होता था, G1 में भी हो रहा था, तो उसको जो है वो आगे उसके ऊपर P53 ने काम किया। ठीक है, P53 ने आगे काम करके सेल को G0 अरेस्ट या अपोप्टोसिस की तरफ, यानी कि G0 की फेज में चला गया ना, सेल अरेस्ट हो गया कि अब इससे आगे सेल डिवाइड नहीं हो रहा, तो P53 ने उसके ऊपर काम किया और उसको जो है वो अपोप्टोसिस करवा के सेल को खत्म कर दिया। इसके जो नेगेटिव रेगुलेटर हैं वो MDM2 है, यानी कि वो P53 को रोकते हैं, इन शॉर्ट अपोप्टोसिस को रोकते हैं। ठीक है, और ये अलग से लिखे हुए हैं, ये इसके इससे रिलेटेड P53 ट्रांसक्राइब P21 गैड 45 एंड MDM2। अच्छा, ये ट्रांसक्राइब करते हैं P21 को और गैड वगैरह को, जो कि आगे मतलब P53 बेसिकली सेल को खत्म करने की कोशिश करेगा ना, तो इसलिए वो ये भी करेगा कि DNA रिपेयर भी ना हो। डेफिनेटली वो जब तबाह करेगा तो DNA अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करेगा, तो ये इसको भी इनहिबिट कर देगा। और ट्रांसक्राइब की बात है, सॉरी, क्या लिखा हुआ है, इन्वॉल्व इन एग्जीशन रिपेयर ऑफ DNA। एग्जीशन रिपेयर क्या होता है पता नहीं, मैंने ये साइड वाले फैक्टर नहीं पढ़े, मुझे बाकी याद हो गया, इसका मुझे नहीं पता। ये उसकी एक्टिविटीज को खत्म कर रहा है जिसकी वजह से फर्दर डिवीजन नहीं होगी, साइक्लिंग वगैरह भी है, इसका तो समझ आ गया, ये नहीं मुझे समझ आया। एक्सिशन रिपेयर ऑफ DNA, चलो आगे हमारे पास है रीजन ऑफ अकरिंग ट्यूमर। ट्यूमर क्यों हो सकता है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन, अगर साइक्लिन ज्यादा हो गए, प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा। ट्यूमर क्या होता है, सेल एकम्युलेशन, सेल की ओवर ग्रोथ होना। जितने ज्यादा साइक्लिन होंगे उतना ही ज्यादा सेल डिवाइड होगा। दूसरा आ गया ओवर एक्सप्रेशन ऑफ CDK, जो कि दूसरा था। डीएक्टिवेशन ऑफ CKIs, जो कि इनहिबिटर्स थे, अगर उनकी डीएक्टिवेशन हो गई तो वो रोक देंगे। एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ द चेक पॉइंट, और अगर चेक पॉइंट, जितने चेक पॉइंट है वहां अगर कोई किसी किस्म का इशू आता है तो उसकी वजह से डैमेज सेल आ जाएंगे। नेक्स्ट आ गया सेल डिफरेंशिएशन। इसके अंदर सेल डिफरेंशिएशन है सेलुलर इवेंट दैट गिव राइज टू डिफरेंट। बेसिकली होता क्या है कि बॉडी के अंदर सेल जो है वो जर्नल होते हैं, हेमाटोपोइटिक सेल्स हैं, वो जर्नल सेल हैं, उनको नहीं पता कि वो किस तरह के बनेंगे। उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन होती है जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक जो है ना वो अपनी कंडीशन को, या अपनी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल बनते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज मॉर्फोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन फ्रॉम सेल ऑफ द
सेम ओरिजिन। तो इन विवो फर्टिलाइज आएगा, एक एग फर्टिलाइजर है, उसके अंदर 8 सेल का एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो जो है वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कल्चर्ड अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल बनाता है। अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल से मुराद है कि जिस तरह स्ट्रोमल सेल्स हैं तो वो बोन सेल्स को बनाएंगे, तो बोन इस तरह 3-4 किस्म के जो है ना स्टेम सेल्स हैं। रेड ब्लड ब्लड सेल्स के लिए अलग तरह से, मसल सेल्स के लिए अलग तरह के, स्केलेटन सेल्स के लिए अलग तरह के। अब ब्लड सेल्स में आगे फर्दर ऑन बहुत सारी टाइप्स हैं, तो उनके लिए फिर उनमें फर्दर डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। तो कल्चर अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स हैं जिनके अंदर डिफरेंशिएशन होती है, और वो डिफरेंशिएट होकर स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ सेल बन जाते हैं। ब्लड सेल्स के अंदर सिंपल मैंने लिखा हुआ है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, वो आगे कन्वर्ट हो जाता है मल्टी पोटेंशियल स्टेम सेल में, जो कि आगे डिवाइड कर सकता है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल में या लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल में। माइलॉइड में करेगा तो आरबीसी, प्लेटलेट, मोनोसाइट, eosinophil, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल बनाएगा। और लिम्फोइड में अगर करेगा तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स बनाएगा, ठीक है। हेमाटोपोइटिक सेल के साथ साथ वहाँ पे स्ट्रोमल सेल्स भी होते हैं जो कि बोन सेल्स में बनते हैं। स्केलेटल मसल स्टेम सेल्स होते हैं जो कि स्केलेटल मसल्स को बनाते हैं। एंड हेपेटोसाइट स्टेम सेल्स भी होते हैं जो कि लिवर सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। कंट्रोल डिफरेंशिएशन का जीनोमिक लेवल पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर है, डिफरेंट सेल के बाहर वाले फैक्टर भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से जब आरएनए बन रहा है, उसने आगे इसको कंट्रोल करना होता है ना, सेल की डिवीजन वगैरह को, तो उस लेवल पे भी कंट्रोल होता है। और जीनोमिक लेवल पे जीन्स भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। लोअरिंग ऑफ डीएनए, ये जीनोमिक लेवल पे कंट्रोल है कि डीएनए की मिथाइलेशन, दो तरह के जीन्स है हमारे पास, हाउस कीपिंग जीन्स, ठीक है, एंड टिश्यू स्पेसिफिक जीन। इन दोनों के जो डीएनए होते हैं, इनके ऊपर जो इन दोनों के से रिलेटेड जो डीएनए है, उनकी मिथाइलेशन कम हो जाए तो वो डिफरेंशिएशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और स्टिमुलेट करते हैं डिफरेंशिएटेड रिलेटेड जीन्स को, जिसकी वजह से जो जो डिफरेंशिएशन है वो इनिशिएट हो जाती है और स्ट्रॉन्गर हो जाती है। उसके अलावा ट्यूमर की फर्दर बहुत सारी रीजंस भी लिखी हुई हैं, और जिसके अंदर लो डिफरेंशिएशन है कि अगर प्रॉपरली सेल डिफरेंशिएट नहीं हुआ तो वो पुअर सेल बनेगा। अगर प्रॉपर सेल डिफरेंशिएशन हुई लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो डैमेज सेल है, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन होता है कि एक वेल डिफरेंशिएटेड सेल था, लेकिन उसके अंदर उसने क्या किया, वापसी अपने स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को, फीचर को लॉस किया, और अनडिफरेंशिएटेड की तरह का बन गया, ठीक है, लेस डिफरेंशिएटेड हो गया। रेट्रो डिफरेंशिएशन होता है कि पूरा डिफरेंशिएशन प्रोसेस चलते हुए ही वापस चला गया, ठीक है, जिस तरह सेल बन रहा था वो वापस हो गया। और डाइवर्जेंट डिफरेंशिएशन होती है कि डिफरेंशिएट अलोंग मल्टीपल lineage और इनटू वेरियस सेल्स, कि वो क्या कहते हैं कि एक तरह का सेल था, अब उसके लिए डिवाइड डिसाइड हो गया कि फर्ज करो इसने रेड ब्लड सेल बनना है, वो बनते बनते रेड और वाइट की कोई मिक्स कैटेगरीज ले आया, तो वो भी जो है वो ट्यूमर बनेगा, वो भी क्लम्प बनाएगा क्योंकि डैमेज सेल है। इंड्यूस डिफरेंशिएशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए कैंसर सेल्स के अंदर इन्वॉल्व प्रॉम्प्टिंग कैंसर सेल टू अडॉप्ट अ मोर मेच्योर डिफरेंशिएशन स्टेट, जिसके अंदर वो जो कैंसर सेल्स होते हैं उसके अंदर वो उसको मतलब कैंसर सेल्स को के अंदर ये करवाई जाती है ताकि डिफरेंशिएट होकर वो मेच्योर सेल्स बन जाए, अच्छे सेल, सही तरह वाला सेल बन जाए। ये मुझे चैट जीपीटी ने बताया लास्ट पॉइंट, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इंड्यूस डिफरेंशिएशन दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं। स्लाइड्स के अंदर सिर्फ ये 5 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप क्लियर कर दोगे कोई बंदा तो ज्यादा बेहतर है। इंड्यूस डिफरेंशिएशन मुझे ये लग रही थी कि वो साथ वाले सेल के अंदर भी कैंसर सेल जो है वो साथ वाले सेल को भी इंड्यूस करवा देते हैं कि उनमें भी डिफरेंशिएशन हो, और वो डिफरेंशिएशन प्रॉपर नहीं होगी जिसकी वजह से वो वाले सेल भी खराब हो सकते हैं। इस तरह भी है, वरना ये इंड्यूस डिफरेंशिएशन की एक प्रॉपर टेक्निक भी है कि जिसके जरिए चीज़ों को सही भी किया जा सकता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस के आगे लिखी हुई थी कि वेसल इंजरी है, ये हम अब उसमें 704 में 3 में भी पढ़ गए हैं कि वेसल इंजरी थ्रोम्बिन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती है। थ्रोम्बिन आगे मायोफिब्रोब्लास्ट को फिब्रोब्लास्ट में और उसको फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फिब्रिन जो है वो एक मैश बना देता है जिस इंजरी साइट के ऊपर, जिसकी वजह से डैमेज जो है वो नहीं होती, ठीक है, लगी समझ, क्लियर हो गया। सॉरी तेज बोलने के लिए, मैं खाना खाने जा रहा था। ठीक है, कोई क्वेश्चन है मेरा? नहीं, नहीं सुनाए, थैंक यू। हो गया तो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड माय बात। अल्लाह हाफिज़।